नमस्कार दोस्तों, आरजे रोहिका शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है जीवन का श्राप, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कावस जी ने पत्र निकाला और यश कमाने लगे। शाहपुर जी ने रुई की दलाली शुरू की और धन कमाने लगे। कमाई दोनों ही कर रहे थे, पर शाहपुर जी प्रसन्न थे और कावस जी विरक्त। शाहपुर जी को धन के साथ सम्मान और यश आप ही आप मिलता था। कावस जी को यश के साथ धन दूरबीन से देखने पर भी दिखाई न देता था। इसलिए शाहपुर जी के जीवन में शांति थी, सहृदयता थी, आशीर्वाद था, क्रीड़ा थी। और कावस जी के जीवन में अशांति, कटुता, निराशा, उदासीनता थी। धन को तुच्छ समझने की वे बहुत चेष्टा करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष को कैसे झुठला देते। शाहपुर जी के घर में विराजने वाले सौजन्य और शांति के सामने उन्हें अपने घर के कलह और फूहड़पन से घृणा होती थी। मृदु भाषिणी मिसेस शाहपुर के सामने उन्हें अपनी गुलशन बानू संकीर्णता और ईर्ष्या का अवतार सा लगती थी। शाहपुर जी घर में आते तो शीरीबाई मृदु हास्य उनका स्वागत करती। वे खुद दिन भर के थके मांदे घर आते तो गुलशन अपना दुख सुनाने बैठ जाती और उनको खूब फटकारे बताती। तुम भी अपने आप को आदमी कहते हो, मैं तो तुम्हें बैल समझती हूँ। बैल बड़ा मेहनती होता है, गरीब है, संतोषी है, माना, लेकिन उसे विवाह करने का क्या हक है। कावस जी से 1,00,000 बार यह प्रश्न किया जा चुका था कि जब तुम्हें समाचार पत्र निकालकर अपना जीवन बर्बाद करना था तो तुमने विवाह क्यों किया, क्यों मेरी जिंदगी तबाह कर दी। जब तुम्हारे घर में रोटियां ना थी तो मुझे क्यों लाए। इस प्रश्न का जवाब देने की कावस जी में शक्ति न थी, उन्हें कुछ सूझता ही ना था। वे सचमुच अपनी गलती पर पछताते थे। एक बार बहुत तंग आकर उन्होंने कहा, अच्छा भाई, अब जो होना था हो गया और हो चुका, लेकिन मैं तुम्हें बांधे नहीं रखता हूं। तुम्हें जो पुरुष ज्यादा सुखी रख सके उसके साथ जाकर रहो। अब मैं क्या कहूं, आमदनी नहीं बढ़ती तो मैं क्या करूं। क्या चाहती हो, जान दे दूं। इस पर गुलशन ने उनके दोनों कान पकड़कर जोर से एक है और गालों पर दो तमाचे लगाए और पैनी आंखों से काटती हुई बोली, अच्छा, अब चोट संभालो, नहीं तो अच्छा ना होगा। ऐसी बात मुंह से निकाले तुम्हें लाज नहीं आती। हयादार होते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते। उस दूसरे पुरुष के महल में आग लगा दूंगी, उसका मुंह झुलस दूंगी। तब से बेचारे कावस जी के पास इस प्रश्न का कोई जवाब न रहा। कहाँ तो यह असंतोष और विद्रोह की ज्वाला, और कहाँ वह मधुरता और भद्रता की देवी शेरी, जो कावस जी को देखते ही फूल की तरह खिल उठती है, मीठी मीठी बातें करती, चाय, मुरब्बे और फूलों से सत्कार करती है और अक्सर उन्हें अपनी कार पर घर पहुंचा देती है। कावस जी ने कभी मन में इसे स्वीकार करने का साहस नहीं किया, लेकिन उनके हृदय में यह लालसा छिपी हुई थी कि गुलशन की जगह शीरी होती तो उनका जीवन कितना गुलजार होता। कभी कभी गुलशन की कुटीतियों से वह इतने दुखी हो जाते कि यमराज का आह्वान करते। घर उनके लिए कैद खाने से कम जानलेवा न था और उन्हें जब अवसर मिलता सीधे शीरी के घर जाकर अपने दिल की जलन बुझा जाते। एक दिन कावस जी सुबेरे गुलशन से चिल्लाकर शाहपुर जी के टेरेस पर पहुंचे तो देखा शीरी बानू की आंखें लाल हैं और चेहरा घबराया हुआ है, जैसे रोकर उठी हो। कावस जी ने चिंतित होकर पूछा, कैसा जी है आपका, बुखार तो नहीं आ गया।
शीरी ने दर्द भरी आंखों से देखकर रोनी आवाज से कहा, नहीं, बुखार तो नहीं है, कम से कम देह का बुखार तो नहीं है। कावस जी इस पहेली का कुछ मतलब न समझे। शीरे ने एक क्षण मौन रखकर फिर कहा, आपको मैं अपना मित्र समझती हूँ मिस्टर कावस जी, आपसे क्या छुपाऊं। मैं इस जीवन से तंग आ गई हूँ। मैंने अब तक हृदय की आग हृदय में रखी, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अब उसे बाहर ना निकालूं तो मेरी हड्डियां जल जाएंगी। इस वक्त 8 बजे हैं, लेकिन मेरे रंगीले पिया का कहीं पता नहीं। रात को खाना खाकर वह एक मित्र से मिलने का बहाना करके घर से निकले थे और अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। ये आज कोई नई बात नहीं, इधर कई महीनों से ये रोज की आदत हो गई है। मैंने आज आपसे कभी अपना दर्द नहीं कहा, लेकिन आज आज कह देती हूँ। उस समय भी जब मैं हंस हंस कर आपसे बातें करती थी, मेरी आत्मा तो रो रही होती थी। कागज जी ने निष्कपट भाव से कहा, आपने पूछा नहीं कहाँ रह जाते हैं? पूछने कैसे क्या, लोग अपने दिल की बातें बता दिया करते हैं। अ, आपसे तो कोई भेद ना रखना चाहिए, आप धर्म पत्नी हैं। हम्म, घर में जी ना लगे तो आदमी क्या करे। मुझे सुनकर आश्चर्य हो रहा है। तुम जैसी देवी जिस घर हो वह स्वर्ग है। शाहपुर जी को तो अपना भाग्य सराहना चाहिए। अरे आपका ये भाव तभी तक है जब तक आपके पास धन नहीं है। आज तुम्हें कहीं से 2-4 लाख रुपए मिल जाए तो तुम यूं न रहोगे और तुम्हारे यूं भाग भाग उलट जाएंगे। यही धन का सबसे बड़ा अभिशाप है। ऊपरी सुख शांति के नीचे कितनी आग है, ये तो उसी वक्त खुलता है जब ज्वालामुखी फट पड़ता है। वे समझते हैं धन से घर भरकर उन्होंने मेरे लिए सब कुछ कर दिया जो उनका कर्तव्य था, और अब मुझे असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं। ये नहीं जानते कि ऐश के ये दिन कोई तहखाने में पड़े हुए गड़े हुए पदार्थों की तरह है जो मृतात्मा के भोग के लिए रखे जाते हैं। कावस जी आज एक नई बात सुन रहे थे। उन्हें अब तक जीवन का जो अनुभव हुआ था वह यह था कि स्त्री अंतःकरण से विलासिनी होती है। उस पर लाख प्राण वालो, उसके लिए मर ही क्यों ना जाओ, लेकिन व्यर्थ। वह केवल खरखरा नहीं चाहते, उससे कहीं ज्यादा दाना और घास चाहती है। लेकिन यह तो एक देवी है जो विलास की चीजों को तुच्छ समझती है और केवल मीठे स्नेह और सहवास से ही प्रसन्न रहना चाहती है। उनके मन में गुदगुदी सी उठी। मिसेस शाहपुर ने फिर कहा, उनका ये व्यापार मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया है मिस्टर कावस जी। मेरे मन में विद्रोह की ज्वाला उठ रही है और मैं धर्मशास्त्र और मर्यादा इन सभी का आश्रय लेकर भी त्राण नहीं पाती। मन को समझाती हूँ, क्या संसार में लिखे विधवाएं नहीं पड़ी, लेकिन किसी तरह चित्त शांत नहीं होता। मुझे विश्वास आ जाता है कि वह मुझे मैदान में ले जाने के लिए चुनौती दे रहे हैं। मैंने अब तक उनकी चुनौती नहीं ली है, लेकिन अब पानी सर के ऊपर चढ़ गया है और मैं किसी तिनके का सहारा ढूंढे बिना नहीं रह सकती। वो जो चाहते हैं वह हो जाएगा। आप उनके मित्र हैं, आपसे बन पड़े तो समझाइए उन्हें। मैं इस मर्यादा की बेड़ी को अब और ना पहन पाऊंगी। मिस्टर कावस जी समझाएंगे ना? मिस्टर कावस मन में भावी सुख का एक स्वर्ग निर्माण कर रही थी। बोले, हाँ हाँ, मैं अवश्य समझाऊंगा, यह तो मेरा धर्म है। लेकिन मुझे आशा नहीं कि मेरे समझाने का उन पर कोई असर हो। मैं तो दरिद्र हूँ। मेरे सामने या मेरे समझाने का उनकी दृष्टि में मूल्य ही क्या है? यूं तो वह मेरे ऊपर बड़ी कृपा रखते हैं,
बस उनकी यही आदत मुझे पसंद नहीं। तुमने इतने दिनों बर्दाश्त किया, यही आश्चर्य है। कोई दूसरी औरत होती तो एक दिन ना सहती। थोड़ी बहुत तो कोई भी सह लेती है, लेकिन इतना बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी बहुत तो ये आदत सभी पुरुषों में होती है, लेकिन ऐसे पुरुषों की स्त्रियां भी वैसी ही होती हैं। कर्म से ना सही, मन से ही सही। मैंने तो सदैव इनको अपना इष्ट देव ही समझा है, किंतु जब पुरुष इसका अर्थ ही न समझे तो क्या हो। मुझे भय है वे मन में कुछ और न सोच रहे हो। और क्या सोच सकते हैं, क्या ही पता। हम्म, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वो कुछ और ना सोच रहे हो। अच्छा, मैं तो अनुमान भी नहीं कर सकती। अच्छा, वह बात। मगर मेरा अपराध क्या है? अरे, शेर और मेमने वाली कथा आपने सुनी होगी, नहीं सुनी क्या? मिसेस शाहपुर एकाएक चुप हो गई। सामने से शाहपुर जी की कार आती दिखाई दी। उन्होंने कावस जी को ताकी और विनय भरी आंखों से देखा और दूसरे द्वार के कमरे से निकलकर अंदर चली गई। मिस्टर शाहपुर लाल आंखें किए कार से उतरे और मुस्कुराकर कावस जी से हाथ मिलाया। स्त्री की आंखें भी लाल थी और पति की आंखें भी लाल, एक रुदन से, दूसरी रात की खुमारी से। शाहपुर जी ने हैट उतारकर खूंटी पर लटकाते हुए कहा, क्षमा कीजिएगा, मैं रात को एक मित्र के घर सो गया था। दावत थी, खाने में देरी हो गई तो मैंने सोचा कि अब घर कौन ही जाए। कावस जी ने व्यंग्य मुस्कान के साथ कहा, हम्म, किसके यहाँ दावत थी? मेरे रिपोर्टर ने तो कोई खबर नहीं दी। जरा मुझे नोट करा दीजिए। उन्होंने जेब से नोटबुक निकाली। शाहपुर जी ने सतर्क होकर कहा, अ, ऐसी कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, दो चार मित्रों का ही प्रतिभोज था। अच्छा, फिर भी समाचार तो जानना चाहिए। जिस प्रतिभोज में आप जैसे प्रतिष्ठित लोग शरीक हों, वह साधारण बात नहीं हो सकती। क्या नाम है मेजबान साहब का? आप चौंकेंगे तो नहीं? अरे बताइए तो। मिस गौहर। हाँ, मिस गौहर। हाँ जी हाँ। आप चौंके क्यों? क्या आप इसे तस्लीम नहीं करते? दिन भर पे आने पाई से सर मारने के बाद मुझे कुछ मनोरंजन करने का भी अधिकार है, नहीं तो जीवन भार हो जाए। मैं इसे नहीं मानता। क्यों भाई? इसलिए कि मैं इस मनोरंजन को अपनी ब्याहता स्त्री के प्रति अन्याय समझता हूँ। शाहपुर जी नकली हंसी हंसे। यही दकियानूसी बात। आपको मालूम होना चाहिए, आज का समय ऐसा कोई बंधन स्वीकार नहीं करता। ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि कम से कम इस विषय में आज का समाज एक पीढ़ी पहले के समाज से कहीं परिष्कृत है। अब देवियों का यह अधिकार स्वीकार किया जाने लगा है। अच्छा, यानी देवियां पुरुषों पर हुकूमत कर सकती हैं? जी, उसी तरह जैसे पुरुष देवियों पर हुकूमत कर सकते हैं। अरे छोड़िए जी, मैं नहीं मानता। पुरुष स्त्री का मोहताज नहीं है, स्त्री पुरुष का मोहताज है। आपका आशय यही तो है कि स्त्री अपने भरण पोषण के लिए पुरुष पर अवलंबित है। अगर आप इन शब्दों में कहना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर अधिकार की भागदौड़ जैसे राजनीति में, वैसे ही समाज नीति में धन बल के हाथ रही है और रहेगी। अगर देव युग से धनोपार्जन का काम स्त्री कर रही हो और पुरुष कोई काम न मिलने के कारण घर बैठा हो, तो स्त्री का अधिकार है कि अपना मनोरंजन जिस तरह से करना चाहे कर सकती है। अरे छोड़िए, कैसी बातें करते हैं सुबह सुबह। मैं स्त्री को अधिकार नहीं दे सकता, यह तो आपका न्याय होगा। अरे बिल्कुल नहीं। स्त्री पर प्रकृति ने ऐसे बंधन लगा दिए हैं, वह जितना भी चाहे
पुरुष की भांति स्वच्छंद नहीं रह सकती और न पशु बल में पुरुष का मुकाबला कर सकती है। हाँ, गृहिणी का पद त्याग कर या अप्राकृतिक जीवन का आश्रय लेकर वह सब कुछ कर सकती है। आप लोग उसे मजबूर कर रहे हैं कि अप्राकृतिक जीवन का आश्रय ले। मैं ऐसे समय की कल्पना ही नहीं कर सकता जब पुरुषों का आधिपत्य स्वीकार करने वाला औरतों का काल पड़ जाए। अरे, कानून और सभ्यता में नहीं जानता, लेकिन पुरुषों ने स्त्री पर हमेशा राज किया है और करेंगे। यही चलता आया है और यही चलेगा। सहसा कावस जी ने पहलू बदला। इतनी थोड़ी ही देर में वे अच्छे अच्छे कूटनीति चतुर हो गए। शाहपुर जी को प्रशंसा सूचक आंखों से देखकर बोले, अरे, तो हम और आप दोनों एक विचार के हैं। मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं भी स्त्री को गृहिणी, माता और स्वामिनी सब कुछ मारने के लिए तैयार हूं, पर उसे स्वच्छंद नहीं देख सकता। अगर कोई स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है तो मेरे घर में उसके लिए स्थान नहीं है। अभी मिसेस शाहपुर की बातें सुनकर मैं तो दंग रह गया। मुझे इतनी कल्पना भी ना थी कि कोई नारी मन में इतने विद्रोहात्मक भावों का स्थान ले सकती है। मिस्टर शाहपुर की गर्दन की नसें तन गई, नथुने फूल गए। कुर्सी से उठकर बोले, अच्छा, तो अब श्री ने यह ढंग निकाला। मैं अभी उससे पूछता हूं, आपके सामने पूछता हूं। अरे, अभी फैसला कर डालूंगा। मुझे उसकी परवाह नहीं है, उसकी क्या किसी की भी परवाह नहीं है। बेवफा औरत, जिसके हृदय में जरा भी संवेदना नहीं, जो मेरे जीवन में जरा भी आनंद नहीं सह सकती, चाहती ही नहीं है कि मैं खुश रहूं। मैं उसके अंचल में बंधा बंधा घूमूं। शाहपुर से यह आशा रखती है वो। अभागिनी भूल जाती है कि आज मैं आंखों से इशारा कर दूं तो 101 शारियां मेरे उपासना करने लगे। अरे, इसकी जैसी हजारों को घुमा दूं। जी हाँ, मेरे इशारों पर नाचती है। मैंने इसके लिए जो कुछ किया, बहुत कम पुरुष किसी स्त्री के लिए करते हैं। मैंने इसके लिए। उन्हें ख्याल आ गया कि वे जरूरत से ज्यादा बहके जा रहे हैं। श्री की प्रेममय सेवाएं याद आई। रुक कर बोले, लेकिन मेरा ख्याल है कि वह अब भी समझ से काम ले सकती है। मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। मैं यह भी जानता हूं कि वह ज्यादा से ज्यादा जो कर सकती है वह शिकायत है, और कुछ करने की उसकी हिम्मत नहीं, ना ही वो करना चाहेगी। इसके आगे बढ़ने की हिमाकत कर ही नहीं सकती, और औरतों को मना लेना बहुत मुश्किल नहीं है। कम से कम मुझे तो यही तजुर्बा है। कावस जी ने खंडन किया, अरे नहीं भाई, मेरा तजुर्बा तो कुछ और है। हाँ, हो सकता है, मगर आपके पास खाली बातें हैं। मेरे पास तो लक्ष्मी माता का आशीर्वाद है। जब मन में विद्रोह का भाव जम गए तो लक्ष्मी माता को कौन टाल सकता है? यह तो आप गलत बोल रहे हैं। मेरा मानना तो यह है कि जब मन में विद्रोह के भाव जम ही गए तो लक्ष्मी को भी टाले टल सकती हैं। शाहपुर जी के विचार पूर्वक भाव से कहा, शायद आपका विचार ठीक है। कई दिन के बाद कावस जी की श्री से पार्क में मुलाकात हुई। वह इसी अवसर की खोज में थे और उनका स्वर्ग तैयार हो चुका था, लेकिन उसमें श्री को प्रतिष्ठित करने की कसर थी। उस शुभ दिन की कल्पना में वो पागल से हो रहे थे। गुलशन को उन्होंने मायके भेज दिया था। भेज क्या दिया, गुलशन रूठ कर चले गई। अब श्री उनकी दरिद्रता का स्वागत कर रही है, तो गुलशन की खुशामद क्यों की जाए? लपक कर श्री से हाथ मिलाया और बोले, अरे श्री जी, आप खूब मिली। मैं आज आने ही वाला था आपके घर। श्री ने गिला करते हुए कहा,
आपकी राह देखते देखते मेरी तो आंखें ही थक गई। आप भी जबानी हमदर्दी ही करना चाहते हैं। आपको क्या खबर इतने दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ। आप तो अब तो कुछ कहने भी नहीं आए, बोलने भी नहीं आए। तो दोस्तों, ये तो हमारी कहानी का पार्ट 1 है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि गुलशन को मायके भेज के मिस्टर कावज तो आ ही गए हैं यहाँ पर। अब क्या होगा कावज जी के साथ? क्या वो श्री से शादी कर लेंगे? क्योंकि गुलशन तो उन्हें बहुत बुरी लगती है और श्री बहुत ही भली मानस। आपको क्या लगता है कि श्री कावज जी के साथ रह सकती है अपने अमीर पति को छोड़कर? कहानी का अगला भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल।